नमस्कार। इन दिनों एक फिल्म चर्चा में है, कश्मीर फाइल्स। 19 जनवरी 1990 की रात कश्मीर में जो कुछ घटा उसका काला सच, वो काला सच जो आज तक देश के सामने लाया ही नहीं गया। वो काला सच जिसने हजारों कश्मीरी पंडितों को उनकी जमीन, उनके मकान, उनके कारोबार से दूर कर दिया। उससे पहले वो लोग जिन लोगों के साथ रहते थे, वो उनके भाई, पड़ोसी, करीबी, दोस्त, बिजनेस में साझेदार और भी तमाम उनके साथ उनके रिश्ते थे। मगर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वही लोग कश्मीरी पंडितों पर टूट पड़े, उनके उनके घरों से बेघर कर दिया गया। कश्मीर फाइल्स के एक सख्त दस्तावेज हमारे पास इस वक्त बैठे हुए हैं, जिन्होंने उस त्रासदी को बहुत करीब से देखा और झेला है। हमारे साथ इस वक्त रवि जी हैं, जो कश्मीर से हैं और बरसों से कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। रवि जी, आपका डेली इनसाइडर पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, 19 जनवरी 1990 की रात जो कुछ भी घटा कश्मीर में, वो हमने फिल्म में तो देखा, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। मैं पहले तो आपके डेली इनसाइडर को बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस सब्जेक्ट को चुना और इसके लिए आप बहुत सीरियस हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे चर्चा से पहले आप सभी लोग, स्पेशली आपने भी ये फिल्म शायद देखी होगी, तो एक बैकग्राउंड सा मिला होगा आपको। ये 32 साल पुरानी घटना है, ऐसा बार बार बताया जा रहा है और हर आदमी देखने वाला। मैं 19 जनवरी पे अभी आऊँगा। काफ़ी लोगों को वैसे मालूम चल गया अब इतने 32 साल में, वो अगर ये कहूँ पिछले 8 साल में काफ़ी जागृति आई है, नॉलेज में आया है धीरे धीरे। मगर अब पिक्चर में वैल्यू रियलिटी दिखाते हुए, सत्यता दिखाते हुए, बिना किसी फिल्मी अंदाज के स्टाइल से कुछ ऐसा करके नहीं दिखाया गया। उसमें कोई ऐसी चीज़ जोड़ी नहीं गई जो फिल्मी, हम लोग कहते हैं ना फिल्मी स्टाइल है, हीरो है, छलांग लगाई है, कुछ किया, ऐसा कुछ भी उसमें कहीं पे भी नहीं दिखाया गया। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य प्रकार से दिखाया है और किरदारों ने भी उसको बहुत बखूबी किया है। हमारे अनुपम खेर जी और हमारे दूसरे कलाकारों ने रियल, क्योंकि मैं वहाँ से जुड़ा हूँ, देखता हूँ, भाषा का प्रयोग, दर्द का महसूस होना, वो सब चीज़ें की हैं जैसा आपने उसमें देखा भी होगा। और कई लोगों को मालूम भी है कि 19 जनवरी की रात में वेल प्लान प्रोग्राम चल रहा था बहुत दिन से, जिसको हम लोग शायद आभास नहीं कर पाए, उस स्तर पे आभास नहीं कर पाए। हमको इंटेलिजेंस के पास सब रिपोर्ट्स थी, आप देखेंगे इंटेलिजेंस के पास सब थी और रिपोर्ट्स उनको ऊपर नीचे वालों ने, एलआईयू ने, दूसरे लोगों ने सब दे रखी थी हायर अथॉरिटीज को, यहाँ गड़बड़ चल रहा है। मगर ऐसा ज़्यादा परपंच बना हुआ था पहले से कि उन्होंने किसी ने कोई सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं हो पाए बेचारे, जिसकी वजह से सारे हिंदू समाज को वहाँ पे रातों रात पलायन करना पड़ा। जिसके पहले थोड़ा सा बताऊं कि वहाँ पे सभी मस्जिदों से रात को अजान हुई एकदम से, और उससे पहले सबके घरों पे जो थोड़ा भी एक्टिव थे लिख दिया गया था अपनी भाषा में, उर्दू में, हिंदी में, और उसमें कि वहाँ पे या तो हमारे साथ मिल जाओ, मुस्लिम बन जाओ, या हमारे साथ या यहाँ से भाग जाओ, और या हमारा धर्म परिवर्तन करके यहाँ पे आ जाओ, और अपने जो वुमेन फॉक है उनको, स्त्रियों को आप छोड़ जाइए और आप लोग चले जाइए। ये दर्दनाक घटना बार बार दीवारों पे लिखी गई, खाली करने की बात की गई, लाउड स्पीकर से एक साथ पूरे पूरे शहर। तो कई बार हमारे साथ के लोगों ने बताया, सबने कहा कि उनको फोन ये अंदाज लगता था कि शायद ये पर्टिकुलर एक मोहल्ले में ये आवाज़ आ रही होगी, इस मस्जिद से आ रही होगी, इस मोहल्ले में होगी। धीरे धीरे उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इतना इंटरनेट और इतना सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो लोगों ने एक दूसरे को लैंडलाइन से फ़ोन किए, दूसरे मोहल्ले, दूसरे रिश्तेदारों को, तीसरों को, क्या है, तो कहीं यहाँ पे भी सेम चल रहा है। पूरी घाटी गूंज रही थी लाउड स्पीकर की आवाज़ पे यही शब्द कहते कहते। तो टेरर बना है इतना चारों तरफ से घेर के हर गली में, और कैसे वो आग के मकानों को आग लगा रहे थे, कैसे स्त्रियों को पकड़ पकड़ के रेप कर रहे थे, कैसे कैसे उन्होंने नंगा किया है उनको सड़क पे और बेइज्जत किया है, और किस तरह से ह्यूमिलेट किया है, घरों में निकाल निकाल के मारा है, भगाया है, और किस तरह से कुछ भगवान की कृपा रही जान बचाने वाली जिनकी बचनी थी, वो बेचारे किस तरह से ट्रकों में लद लद के, पैदल चल चल के, रात रात ही रात, क्योंकि दिन हो जाएगा तो शायद और खतरा होगा, तो रातों रात कितने पैदल चले हैं। और आप जैसा जानते हैं, समझते हैं कि वहाँ का हिंदू हो या कोई भी रहने वाला हो, बहुत नाजुक टाइप का शरीर, उसका हष्ट पुष्ट टाइप के लोग नहीं है, बहुत ही सौम्य तरीके के स्वभाव के और हेल्थ से, क्योंकि वो मारपीट करने वाली जाति नहीं रही है, प्रजाति नहीं रही है।
और जो उनके साथ आपने, जैसा अभी आपने कहा कि आपके साझीदार, आपके साथ वर्कर, पड़ोसी और किसी तरह से आपसे जुड़े हुए थे समाज में, उनके साथ वाकई हम लोग बिल्कुल समझ नहीं पाते थे कि क्या कल ऐसा हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता। और जो घटनाएं हुई, मकान जलाए गए, सब हटाया गया, पलायन हुआ, तो सब में पूरा हमारे पड़ोसियों का ही, उन्हीं का हाथ था। देर सबेर उन्होंने ही सब कुछ किया, जिनको हमारे साथ पढ़ते थे, हमारे साथ लिखते थे, हमारे साथ खाते पीते थे, हमारे घर आना जाना, हमारा उनके यहाँ जाना। तो पक्का सब हो गया कि हमारे जाने के बाद उन्होंने ही मकान लूटे, उन्होंने ही सब चीज़ें की और इन्फॉर्मेशन दी। और अगर इस फिल्म की बात आप करते हैं, इस टॉपिक पे आते हैं कि द कश्मीर फाइल्स पे, आप देखेंगे किस तरह से एक परिवार में एक आदमी बेचारा निर्डर होकर दरवाजा खोलने वाला था आतंकवादियों के खटखटाने पे, मगर उसकी वाइफ ने उससे कहा नहीं, छत पे तीसरे पैर के ऊपर जा करके जहाँ चावल के ड्रम रखे हैं उसमें जाके छिप जाओ। और वो बेचारा वहां पे गया और ड्रम के अंदर चावल निकाल के अंदर बैठ गया। कितना मार्मिक है, आप सोचिए इस बात को जरा, देखने के बाद ही शायद आपको लगेगा। और पड़ोसी ऊपर छत से देख रहा था कि ये आदमी पड़ोसी उस चावल के ड्रम में घुसा है। तो जब आतंकवादी आए, उन्होंने पूरा घर छाना, उनको कोई आदमी नहीं मिला, तो वो जाने की तैयारी में थे। तो पड़ोसी ने इशारा किया, उसने चावल की एक मुट्ठी उठाई, ऊपर से दूर से बिना आवाज लगाए हुए इशारे में उसने टेररिस्टों को कहा, चावल की मुट्ठी दिखा करके, ये चावल जैसे गिर रहा है उसमें है बंदा ऊपर बैठा हुआ है। इतना इशारा करना था। तो वो वापस उस घर में गए, उन्होंने चावल के ड्रम में बिना खुले देखे, चारों तरफ से सैकड़ों गोलियां मार के उस ड्रम के अंदर ही वो मर गया, वो आदमी वहां पे। तो इस तरह से इतनी त्रासदी, इतना निर्दयीपूर्ण और इतना दुस्साहसपूर्ण रवैया हुआ जब आर्मी आर्मी सब चुप रही। और बड़ा दुखद है कि उस वक्त कोई मीडिया भी नहीं सामने आया, ना कोई सरकार सामने आई, ना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन साफ सामने आया। इतनी मिली भगत, इतनी प्लानिंग के साथ वो था कि उस स्थिति में, जैसे अभी हमने कहा कि कई लोगों का सवाल उठता है, आप छोड़ के भाग क्यों आए। हमको देखने वाली थी किस तरह से, आप देखें बलराम जो वहाँ पे हुआ, उन्होंने 30-35 लोगों को साथ में खड़ा करके, और क्या किया उन्होंने, पुलिस स्टेशन पे गए, उन्होंने वहाँ पे कहा, ये सत्यता है कि आप, हम आर्मी हैं, हम टेक ओवर कर रहे हैं, आप स्टेशन खाली कर दीजिए, हम यहाँ सिक्योरिटी ले रहे हैं। और वो पुलिस वाले चले गए वहाँ से, स्टेशन से। और वहाँ पे आर्मी वाला टेक ओवर करने के बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की लाउड स्पीकर पे सब जगह, गलियों मोहल्ले में, थाने के अंतर्गत जो आते थे, कि आप जितने हिंदू छिपे हुए हैं वो सब बाहर निकल आए और हम आपकी सेफ्टी करेंगे, हम आपको सुरक्षा से बाहर निकालेंगे। लेकिन सत्यता ये हुई कि जब बेचारे औरतें, लड़कियां, बड़े बूढ़े सब निकल के आए इस आशा से कि शायद आर्मी आ गई है, हमको बचा के ले जाएगी, उन सबको एक मैदान में इकट्ठा करके और किस तरह से बर्बरता से उनको एक एक करके मारा है। और बिल्कुल बार बार मुझे कहना पड़ रहा है, बिल्कुल सत्य 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 था। यही घटनाएं इसी तरह से बिना किसी फिल्मी अंदाज के बनाए हुए उनके ऊपर इतना बर्बरता से उन्होंने अत्याचार किया। और अब हम ये देखते हैं कि 32 साल हो गए हैं। अब कम से कम पिछले 7-8 साल से इस बात की चर्चा और विषय आने लग गया है। जो आज की गवर्नमेंट है उस पर ध्यान देना शुरू किया। अगर उसी पे उन्होंने 370 को हटाया, 35A को हटाया। और मैं ये कहना चाहूँगा, आपसे पहले भी कहा कि हम 32 साल से अपने पन्नू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारा मूवमेंट है वापस जाने का और हमारी सेफ्टी के लिए, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन्हीं दिनों पे 19 जनवरी को और एक दिन और शहीद के लिए हम प्रदर्शन करते हैं, काले फीते बांध के, मोमबत्ती जला के। क्योंकि आपको मालूम है, हमारी जाति प्रजाति, देशवासी जो देश प्रेमी है, राष्ट्र की किसी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा के कोई काम नहीं करते। हम लोग की वो चीज़ें नहीं रही, मारना तो दूर रहा। तो हम लोग ने कोई नुकसान राष्ट्रीय संपत्ति को नहीं पहुंचाया, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा अपना राष्ट्र है। और जिन्होंने ये सब किया है पास में, उनको मालूम है कि ये उनका राष्ट्र नहीं है। उनके लिए बहुत आसान था इस सब कार्य को करना, करते रहना, और उनका सपोर्ट उनको ऊपर से मिलता रहा। डर, दहशत, पैसा, विदेशी ताकतें और आपके देश को कमज़ोर करने के लिए वो सब चीज़ें चलती रहीं। तो हमारा ये मूवमेंट चल रहा है कि अब हमको 35A हटाने और 370 हटाने के बाद ये गवर्नमेंट हमको वापस वहाँ पहुँचाए। और उसमें पहुँचाने में एक छोटा सा एक चीज़ और क्लियर करूँगा, सच जो स्थिति परिस्थिति है, पत्थरबाजी खत्म हुई, दूसरी चीज़ें खत्म हुई, मानते कंट्रोल हुआ, मगर छुटपुट घटनाएं अभी भी हो रही हैं। तो हमारा ये 7वां एक्सोडस था। मैं आपको बताना चाहूँगा, इतिहास में अगर आप जाएं, 6 बार हमारे साथ पहले भी ऐसे ही हो चुका है। और दूसरी बात, एक चीज़ सामने इतिहास में निकल के आती है कि वहाँ पे सभी हिंदू रहते थे, कोई मुस्लिम नहीं था। आज जो मुस्लिम वहाँ पे बन गए सब कन्वर्टेड हैं, और कन्वर्टेड भी हैं, सामने साफ बात है, उनके ऊपर तलवार रख करके गर्दन पे
मजबूर करके उनके साथ यही घटनाएं पास में भी की गई, उनको कन्वर्ट किया गया। तो वो सब आप बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो इस बात को मानते हैं कि उनके पुरखे हिंदू ही थे, वही कन्वर्ट होकर के आज वहाँ पे मुस्लिम बन गए हैं और वही जान के दुश्मन है। इसका मतलब राष्ट्रीय भावना वाले जितने मुस्लिम हैं उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बाहर की ताकत है, आतंकवादी और जो है। और आप विश्व में देखेंगे आज की तारीख में ये चल रहा है कि कहाँ-कहाँ, जहाँ-जहाँ पे इस तरह के आतंकवादी फैले हुए हैं, उस राष्ट्र का कितना नुकसान पहुँचाने की और डिस्पर्स करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। तो अब हमारा इस प्रेज़ेंट सरकार से यही उम्मीद है कि वो सब करने के बाद हमको घाटी में एक अलग जगह पे वॉल्ड सिटी बना करके हमारे साथ, जिसमें केंद्र शासित जैसे उन्होंने बना यूनियन टेरिटरी बना दी है, जिससे केंद्र सरकार का कंट्रोल रहे, वहाँ की लोकल पुलिस का कोई कंट्रोल ना हो। क्योंकि हमने पाया कि लोकल पुलिस ने भी हमारा सपोर्ट नहीं किया, वो उन्हीं के साथ मिली रहीं। और इस फिल्म की फिर बात करें अगर, तो वहाँ पे दिखाया गया है इसी बात को। उसमें यही दिखाया कि जब पुलिस कमांडर ने उनको कहा कि तुमने हमारी क्यों नहीं मानी, तो उसने कहा बिट्टा कराटा कमांडर की बात मानते या आपकी बात मानते। तो वो निरंतर हो गए उस वक्त, बोल नहीं पाए, कह नहीं पाए, और यही परिस्थिति हुई। और ये बहुत बड़ा, इतना मैंने जो आपको लंबी बात बताई, कम से कम शब्दों में बताने का प्रयास किया कि वहाँ पे भागने का सबसे बड़ा कारण हमारा ये था, हमें सपोर्ट ना मिलना और इस तरह से निरुत्साहित होकर के हमको जाके होना। और जो स्त्रियों के साथ, बच्चों के साथ अपनी आंखों में एक बहुत दर्दनाक सीन, और मैं बताने बगैर नहीं रहूँगा। उन्होंने जो ड्रम में गोलियां मारी, खून बह रहा था ड्रम के छेदों से, तो चावल और उसको बटोर करके उनकी वाइफ को, मृतक की वाइफ के मुंह में डाला गया कि ये चावल तुम खुद सना हुआ खा लो, खाओ। और एक बार और उन्होंने इसी तरह से कहा कि अब तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारे पति के खून से सना हुआ चावल मैंने तुमको खिलाया है, अब तुम्हारे एक छोटे बच्चे जो शिवा का रोल जिसने किया है, अब उसको मार के उसके खून का चावल तुमको खिलाएं क्या। तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी जो सत्यता के साथ इस फिल्म में दिखाई गई। सर, ये दिखाया उसमें कि पुलिस मजबूर थी, प्रशासन मजबूर था। आर्मी का कहीं पे रोल नहीं दिखाया गया, क्योंकि आर्मी तो शुरू से ही डिप्लॉय थी वहाँ पे। तो जब आप लोगों पे हमले हो रहे थे, दूसरे तरीके की चीजें हो रही थी, तो तब आर्मी वहाँ पे क्या कर रही थी? देखिए, आपने सही सवाल पूछा है, मगर आप देखें आर्मी किसके कंट्रोल में रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंटर की रहती है। कौन सी सरकार थी उस वक्त? उनकी कहानियाँ तो बहुत लंबी हैं, चलेंगी। अब आप भी जानते हैं, अगर हम बताने बैठेंगे उस डायरेक्शन में तो बहुत बड़ा लंबा प्रोग्राम हो जाएगा ये। और उसमें सेंट्रल का सपोर्ट था उन लोगों को, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और आर्मी को ना देना, पावर ना देना, उनके पास तो शायद कारतूस भी नहीं थे उन लोगों के पास, खाली राइफलें हुआ करती थी। और उनको मार के उनको इंस्ट्रक्शंस थे कि आप कोई गोली नहीं चलाएंगे। तो आपकी आर्मी देश की क्या करेगी जब उसको इंस्ट्रक्शन ऊपर से हैं या आप कोई गोली नहीं चलाएँगे, कोई किसी पे नहीं होगा, तो वो बेचारे क्या करते हैं, उनकी मजबूरी थी। वो तो राष्ट्रभक्त पहले भी थे, आज भी हैं, हमेशा हैं। उन पे तो हमें कोई भी, किसी को भी, राष्ट्र प्रेमी को कोई उँगली उठानी नहीं चाहिए कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। कश्मीर से निकले लोग अलग अलग जगह कैंप्स में गए, फिल्म में भी दिखाया गया कि कोई कैंप ऐसे थे, लोग मर रहे थे वहां पर। तो कश्मीर से लखनऊ आने तक की आपकी जो कहानी, वो हमारे साथ साझा कीजिए। तो हमारे साथ ये हुआ कि हम वहाँ से सबसे पहले निकले, रातों रात भागे तो जम्मू आ गए, इस आशा में थे कि जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट है, एक राज्य है, तो हम अपने राज्य से राज्य में ही गए हैं, ऐसा मन की भावना होती थी। चलो ठीक है, एक राज्य में तो है कम से कम। तो वहाँ से भाग करके सबसे नज़दीक और सबसे पहला बड़ा स्टेशन जम्मू ही हुआ करता था, तो हम लोग सब जम्मू आ गए थे। मगर इतनी पॉपुलेशन आई थी, जिसमें आपको हम बताएं कि 6 लाख आदमी वहाँ से पलायन करके आया था। और 6 लाख का इमीडिएट वहाँ पे इंतजाम हो पाना पॉसिबल नहीं था कि हम किसी किराए के मकान में रहते हैं। और हम इसके साथ और कहेंगे आपसे कि हम लोग कुछ भी सामान उठा नहीं पाए थे, अपनी जान ही सिर्फ ले जाने की बात थी। न रुपया पैसा, ना पासबुक, ना कोई सर्टिफिकेट्स या कुछ और ज्वेलरी हम उठा सकें, वो उतना समय हमारे पास बिल्कुल नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला, तो हम कुछ लेके नहीं आए, खाली हाथ मान के चलिए, हम निकल के आए बिना सोचे समझे कि सिर्फ हमारी बच जाए, फिर देखा जाएगा कल सुबह क्या होगा। आज बचेंगे तो कल सुबह सोचेंगे। उस प्रकार में आकर के जम्मू में अभी आके कोई आर्थिक सहायता हमारे पास नहीं थी, कोई हमारे पास रास्ता नहीं था। कुछ चंद हमारे जो रिश्तेदार हुआ करते थे, जो पहले से किसी भी रीज़न से रहते थे, उनके पास भी इतने-इतने लोग घर के अंदर आ गए, जहाँ पे 6 आदमियों के रहने की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ 60-60 आदमी को उन लोगों ने ठहराने की कोशिश की। उनके खाने-पीने की व्यवस्था, रहने की, सोने की व्यवस्था नहीं थी। तो आप यकीन मानिए, और वहाँ का मौसम इतना बढ़िया है, वैली का, घाटी का, जो हम सब जानते हैं कि स्वर्ग है ज़मीन पे, हुआ करती थी। उस ठंडे मौसम में रहने वालों के लिए जम्मू का
जो स्थान है बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। और उस गर्म स्थान पे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे हमारे जाति वाले, इतनी गर्मी में रह कर के कैसे रहेंगे। और ज़मीन पे रहना, बिस्तर और चादर का मतलब ही नहीं था। और ऊबड़-खाबड़ कोई व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी। कोई कैंप नहीं लगाए गए, कोई टेंट नहीं लगाए गए, धूप में, खुले में। और प्रकट है, स्पष्ट है कि वहाँ पे साँप और बिच्छू सब थे। सबने बहुत लोगों को बहुत काटा वहाँ पे। और ज़मीन पे लेट-लेट के रातें गुज़ारी हैं कितने दिन तक। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुछ समाज सेवी संस्थाएँ धीरे-धीरे आगे बढ़ी, जिन्होंने टेंट की व्यवस्था, दरियों की व्यवस्था, खाने-पीने की व्यवस्था थोड़ी-थोड़ी करनी शुरू की। वो स्ट्रगल चलता रहा। धीरे-धीरे हर आदमी प्रयास हाथ-पैर मारता रहा कि कैसे बचें, कैसे निकलें, कैसे जाएँ। तो धीरे-धीरे एक घर का एक आदमी अगर था, तो वो निकला आगे, वो दिल्ली की तरफ बढ़ा, पूना बॉम्बे की तरफ बढ़ा, कोई लखनऊ की तरफ बढ़ा। पूरे देश में चारों तरफ जहाँ जिसके रिलेशन थे, कोई दोस्ती थी, कुछ और था, कोई एनजीओ था, वहाँ पे जाके सहारा ढूँढने की कोशिश की कि यहाँ शायद कुछ हमको छत मिल जाएगी, शायद हमको कुछ सहारा मिल जाएगा, कहीं कुछ जॉब मिल जाएगी या हमें जीने का साधन मिल पाएगा। तो हम लोग ने वो सब प्रयास किया, सब अलग-अलग डायरेक्शन। किसी को ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, परिवार का सदस्य कौन कहाँ गया। तब करते-करते अगर हम स्पेशली अपनी बात करें तो हम लखनऊ आए और लखनऊ में रह के हमने एक किराए के मकान पे रहे, अच्छे परिवार के साथ रहे, जिनका कि सौहार्दपूर्ण हमारे साथ स्वागत था, उनका सपोर्ट रहा। और धीरे-धीरे करते हुए हमने 32 साल में संघर्ष किया जीवन से और हम अपने इस मकाम पे पहुँच पाए हैं। मगर अभी भी हमें दर्द है अपनी मातृभूमि का, जिसको हम भूल नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं भूल सकता अपनी मातृभूमि को। और हम इसी देश के एक ही हिस्से में एक शरणार्थी के नाम दे करके हमको किया गया, जो कि बिल्कुल ही हर प्रकार से गलत है। किसी तरह से उचित नहीं है कि हमको शरणार्थी करना। आपने म्यांमार से, बांग्लादेश से और दूसरी जगह से आकर के लोग रह रहे हैं और उनको आपने सारी सुविधाएँ दी हैं, मगर हमारे निकले हुए लोगों को कोई सुविधा आज भी देखिएगा जम्मू में जो कैंप हैं, उसमें क्या व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है ढंग की, वहाँ पे पानी की निकासी नहीं है, पढ़ाई-लिखाई का कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम आशा करते हैं अब इस सरकार से कि वो हमारे लिए पुनर्स्थापन के लिए कुछ न कुछ ऐसा प्रयास करेगी कि हमारी जाति बिरादरी मातृभूमि पे वापस जा सके। 32 साल पुरानी बात है सर। कभी ऐसा हुआ कि आप फिर कभी वापस गए हों कश्मीर में अपना घर, अपनी ज़मीन देखने? नहीं, सच में बताएँ मुझको, मैं तो नहीं जा पाया, मुझको बहुत सी ऑफ़र थी, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा, जो कुछ हमारे चंद लोग रह गए थे किसी भी कारण से, जो भी उनकी स्थिति रही हो, कुछ लोग रुक गए थे, रह गए थे। कुछ कैंट एरिया का एरिया था, जो डाउन टाउन जो पुराना एरिया था, वहाँ तो कोई नहीं था। मगर जो कैंट का एरिया था, वहाँ कुछ-कुछ जगह पे जहाँ पे अगल-बगल आर्मी रहती थी, ऑफ़िसर्स थे, उनके बगल में किसी-किसी ने प्रयास किया रहने का, करने का। तो उनके फ़ोन आते थे बाद में कई वर्षों तक। कि आप आइए, देख जाइए, कर जाइए। उनको हम रिक्वेस्ट करते थे, यार हमारे घरों को, मकानों को देखो क्या स्थिति है। तो कहते थे वो स्थिति नहीं है कि हम जा कर के आपके उस क्षेत्र में जा कर के आपके बारे में देख सकें। तो हमारी हिम्मत वाक़ई में नहीं पड़ी, मगर हाँ, हमारे और बहुत से रिलेटिव्स टाइम टाइम पे किसी न किसी चक्कर से बना के गए हैं। अभी बीच में देखिएगा पोस्टिंग भी हुई वहाँ पे। हम लोगों को उन्होंने वहाँ पे नौकरियों का भी सरकार ने ढाढ़स दिया। मगर जितने लोग गलती से गए भी, हम तो आज की तारीख में कह सकते हैं गलती से गए भी, उनका भी नरसंहार बहुत बेदर्दी से बाद में फिर से किया गया। उनका फिर नहीं हुआ। हालाँकि हम बड़े नाराज़ थे, अपने व्यू हैं हमारे कि हम किसी को परमिट नहीं करना चाहते थे कि आप वहाँ जाएँ, एक वक़्त खाइए, किसी तरह से खाइए, आधी रोटी खाइए, जीवन बचा रहेगा तो करिए। मगर कुछ लोगों की मजबूरियाँ थीं, परिवार है, ये है, वो, तो बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। वो समझ करके, या वो समझ नहीं पाए अपनी इन स्थितियों को, उन्होंने वहाँ नौकरियाँ जॉइन करने के बाद भी उनका मर्डर बहुत बेदर्दी से किया गया। बहुत तकलीफ़ें हुई उस टाइम से। तो हमें पर्सनली तो मैं नहीं जाने का मौका हुआ, मगर हमारे परिवार के संबंधी लोग, कई लोग गए, तो वहाँ उन्होंने कुछ पाया नहीं। बिल्डिंग जली हुई पाई और वहाँ पे बस ढाँचा दिखा, या किसी ने कब्ज़ा किया हुआ पड़ोसी ने, तो उसमें रह रहा है। तो ये हालत वहाँ की वस्तुस्थिति प्रेज़ेंट यही यहाँ पे है। सर, ब्राह्मण थे कश्मीर में, और अगर फ़िल्म के फैक्ट की बात करें या अपने सशक्त इतिहास की बात करें, तो बहुत ज्ञानी, प्रबुद्ध, और ये कह लीजिए दुनिया को जिन्होंने ज्ञान का प्रकाश दिखाया वो कश्मीर में रहा करते थे। फिर अपनी सुरक्षा करने में कहाँ पे नाकाम हो गए? क्या वजह रही इसकी? नहीं, तो आपने जैसे बहुत खुद ही अपने शब्दों में, सवाल का जवाब आपके शब्दों में है कि हम पढ़ाई-लिखाई में और बुद्धि में तेज़ थे। हमारे ज्ञान में कहीं पे भी आत्मरक्षा करने का या
कोई हथियार उठाने की कोई ट्रेनिंग हमको संस्कार में नहीं मिली थी। हमें ये बताया ही नहीं गया था कभी भी कि हमको कोई हथियार उठाना है अपनी सेफ्टी के लिए या रहने के लिए। तो अब जब विचार ही नहीं हमारा था, आपने ब्राह्मण कहा, पंडित कहा, ज्ञानी कहा, ऋषि मुनि कहा, जो सत्यता है, तो हम उस डायरेक्शन में थे ही नहीं। हम तो आप पहले भी कह चुके हैं, हमारा तो हमेशा रहा है जियो और जीने दो। तो उस तरफ तो हम लोग दिमाग जाता ही नहीं था, सोचने का नहीं होता था कि भाई ये ऐसा करने की हमें शायद आवश्यकता पड़ेगी। उनकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म से चल रही थी, जिसको हम वाकई समझ नहीं पाए कि इस तरीके से होगा। जो हमारा दोस्त है, हमारे साथ पढ़ता है, किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है, वो ऐसा कृतज्ञ याद कार्य करे, कृत्य कार्य करेगा, ऐसा हमको बिल्कुल भी आभास नहीं था। उसी का धोखा कह लीजिए या वो कह लीजिए, या हमारी संतति में इस टाइप की चीज़ ही नहीं थी कि हम आर्म्स एमिनेशन, और हम जब राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बस नहीं चला सकते, हम कोई धुआं नहीं कर सकते, तो जो बाकी कम्युनिटी में हमने देखा करते रहे हैं दूसरे वाले, तो हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। तो ये रीज़न रहा कि हमने अपने, ये हमारे उसमें था ही नहीं करने का, ये कारण रहा। 2019 में मोदी जी ने 370 भी हटा दिया और 35A भी। उसके बाद ये बात हो रही थी कि कश्मीरी जो पंडित हैं उन्हें वापस वहाँ बसाया जाएगा, जल्दी इसकी लिखा पढ़ी शुरू हो जाएगी, तमाम आप लोगों के साथ पत्राचार हो जाएगा। उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? ज़मीनी हकीकत अगर ये मैं पर्सनल लेवल पे कहूँ कि उस जैसा हम उम्मीद करते हैं, जैसी आशा करते हैं, उतनी तेज़ी से वो चीज़ें नहीं आई हैं। मगर अगर दूसरा पार्ट हम समझें कि किसी भी गवर्नमेंट की, चाहे वो इनकी हो, राज्यसभा और वहाँ पे लोकसभा में इतने बिल होने के बावजूद भी कुछ स्थितियाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी रहता है। सीट पे बैठे वाले को जो खुद देखना पड़ता है, उसकी मजबूरियाँ होती हैं, चाहने और करने में बड़ा अंतर होता है। चाहता है, मगर हमें लगता है कि उनके मन में है, करेंगे। अभी पीछे भी उनका एक स्टेटमेंट आया है कि हम इस इलेक्शन के दौरान, कि मैं जल्दी से जल्दी उसमें और प्रयास करूँगा और नॉर्मलसी लाने का पूरा प्रयास करूँगा। हम आशावादी हैं, हमारे पास कुछ और साधन नहीं है कि हम और कौन सी ऐसा मिरेकल कर दें, कोई जादू कर दें, हम कहाँ से ले आएँ उसको। हमें जिसके पास जो थोड़ा बहुत भी हमारे प्रति सहानुभूति रखता है, जिसने 370 को हटाया, 35A को हटाया, और चीज़ें ऐसी की हैं देश के अंदर, जिससे लगता है कि हाँ, उन्हीं से आशा रखनी चाहिए, जितना भी टाइम लगे वो लगे। लग रहा है हम लोग का प्रेशर बना हुआ है, लगता है कि भाई आज की जो इलेक्शन की स्थिति आई है, उससे भी थोड़ा सा कि उनको बल मिलेगा। किसी को भी कार्य करने के लिए उसको शक्ति देनी पड़ती है, उसको वोट दे करके उसको मजबूत बनाना पड़ता है राष्ट्र में। ये तो एक हमारा प्रजातंत्र का एक सिस्टम है, क्योंकि अनारकी में कभी भी यहाँ पे नहीं हो सकता। कि राम मंदिर का ही मैटर ले लीजिए आप, अगर ये लोग उस टाइप के होते तो ये लोग अपना सीधे चढ़ जाते, इन्होंने नहीं, जो लीगल तरीके से कोर्ट कहेगा, जब फैसला होगा तब करेंगे हम उस स्टेप में। वरना अगर उस टाइप की अगर इनकी फीलिंग होती जैसे दूसरों की है, ये कोर्ट वोट का इंतजार किए बगैर तोड़ फोड़ करके चल देते। तो ऐसा मेरे को लगता है कि मोदी जी से हमें बहुत आशाएं हैं कि हम लोग के लिए पुनर्स्थापन के लिए ज़रूर ही अच्छे से अच्छा हमेशा उनका विचार रहा है, और उसको ऑन ग्राउंड जो है वो लाने की अब करेंगे कोशिश। हम लोग भी लगे हुए हैं उनके साथ, बातचीत करना, मिलना करते रहते हैं। तो आशावान है, आशा ही रखनी पड़ेगी, और तो इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं कि हमें कुछ समझ में आए दूसरा रास्ता, कि इस तरीके से छोड़ करके हम दूसरे किसी रास्ते पे चलें। कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हुआ सर, आज तक हमने वो सुना, चुटमुट कहीं पढ़ लिया। कश्मीर फाइल्स एक दस्तावेज के तौर पे आई है, एक सच्चाई को जिस तरीके से उसमें बयां किया गया है। और मेरी जानकारी में है कि आप एक संस्था चला रहे हैं पिछले 32 सालों से कि कभी ना कभी हम लोग वापस जाएंगे जरूर कश्मीर। आपकी जो लड़ाई चल रही पूरी दुनिया में, इस फिल्म से उसको कितनी मदद मिलने की उम्मीद है आपको? बहुत मदद मिलेगी। आप देखें, सारा रुकावट लाने की देश में इन शक्तियों ने कोशिश की अभी इस छोटी सी फिल्म को, और उसके पीछे आप समझ सकते हैं, जब तक इसमें कोई ताकत नहीं थी ऐसी, तो फिर रोकने की ज़रूरत क्या थी उनको। चाहे बॉलीवुड हो, चाहे कपिल शर्मा शो वाले हों जिसके सलमान खान हेड हैं, और बाकी हॉल हॉल न देना, मुश्किल से 550 स्क्रीन इनको मिल पाई है, बाकी हॉल वालों ने परमिट नहीं किया है। मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और भी है, जो मैं तो जुड़ा हूँ राष्ट्रीय स्तर पे अपनी संस्था के थ्रू, तो मुझे मैसेज रोज के रोज मिलते हैं, समझ में आता है कि किस किस तरह से किसी हॉल में पिक्चर लगाने से वो तैयार नहीं हुए। बॉलीवुड की थ्रेटनिंग है उनको कि अगर आप लगाएंगे तो हम अपनी बॉलीवुड की आपको फिल्म्स नहीं देंगे, ऐसा निकल के आता है। ऐसा भी निकल के आया है प्रैक्टिकली 3 दिन के अंदर, 3 ही दिन हुए हैं, कि आप ऑनलाइन जब टिकट बुक करेंगे तो वहाँ दिखाएगा हाउसफुल है, मगर जब ऑन स्पॉट गए तो आपने देखा कि उस पिक्चर हॉल वाले ने 100-150 सीटें खाली रखी हैं, और उसने दिखाया भी नहीं है कि हमारे यहाँ सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इसमें
बदबू आती है कि किसी तरह से नेटवर्क जो है इस तरह से कर रहा है कि सीटें खाली चली जाएं और ये मैसेज चला जाए कि यहाँ पे इस फ्लॉप शो रहा है, लोगों ने पसंद नहीं की, उतर गई जल्दी से जल्दी हॉल में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना देख करके उत्साहित और प्रोत्साहित और ज्ञान ना उनका बढ़ जाए कि क्या हो रहा है देश में हिस्से में। और जो मैं तो इसको पर्सनली देश के अन्य हिस्सों से भी, वेस्ट बंगाल, केरला और अपना केराना, या अभी आप देखिए जो मुजफ्फरनगर बेल्ट में देखा आपने रिजल्ट्स आए, तो उसके पीछे तो मुझको यही साजिश बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर पे दिखती है। तो आपकी जो कहना कि फिल्म की वजह से प्रेरणा बहुत एकदम से इतना रोकना सबकी तरफ से, मगर फिर भी राष्ट्र प्रेमियों का, छोटे बड़ों का, सबका वहाँ भाग भाग के हॉलों में जाना, हाउसफुल जाना, ज़मीन पे बैठ करके फिल्म देखना, अपने आप में कुछ ना कुछ जब इसमें है नहीं, तो ऐसा मूवमेंट टाइप का हमें नहीं दिखता। सर, हमारे चैनल के माध्यम से अगर बात करें मोदी सरकार से, आपको कोई अपील करनी हो तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? बस एक छोटे में जो 32 साल से करते रहे और 14 के बाद से करते रहे हैं, कि हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके अपनी मशीनरी को और तेज़ करके कुछ जल्दी इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करिए। क्योंकि एक कहावत हमने पढ़ी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब अगर देर में होता है तो वो लगता है कि ये डिनाई हो गया है, नहीं जस्टिस मिला है। तो आपके इस प्रयासों के लिए हम बधाई देते हैं, आपके चैनल को बधाई देते हैं कि आपने इस सब्जेक्ट को चुना और हमारी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया। और उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो थोड़ा सा इसको स्पेशली अलग से टाइम और एक्स्ट्रा दे के, जितना टाइम इसके ऊपर दे रहे हैं उससे ज़्यादा टाइम दे के इसको कार्यभूत शैली में ला करके इसको ग्राउंड रियलिटी में लाने का प्रयास करें, तो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो उनको उम्मीद है कि गम और दुखों की काली रात बस अब बीतने वाली है, एक नया सवेरा होगा। वो सवेरा जब कश्मीरी पंडित वापस अपने घर लौट जाएंगे। वो कश्मीर जो कभी उनका था, वो घर जो कभी उनके थे, वो कारोबार जो कभी वो वहाँ बैठ के किया करते थे, एक बार फिर से उनके पास चले आएंगे। सरकार इसके लिए कोशिश करे, ऐसी उन्होंने अपील की है। कश्मीर से जुड़े लोगों के दर्द, कश्मीर की उस रात की काली कहानी या कश्मीर का नरसंहार, कश्मीर फाइल्स में आप देख रहे हैं सिनेमाघरों में, मगर कश्मीर के लोगों के साथ लगातार बात करके हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।